मिस्टर ए एक कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी से उन्हें साल में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। एक दिन मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाते हैं और उन्हें एक प्रपोजल देते हैं कि आप अपनी कंपनी मुझे 1 करोड़ में बेच दें। आपको क्या लगता है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा? जी बिल्कुल नहीं। मिस्टर ए मना कर देते हैं क्योंकि मिस्टर ए को हर साल 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है उस कंपनी से, और अगर वो 1 करोड़ रुपए में ही मिस्टर बी को वो कंपनी बेच देते हैं तो 1 साल बाद वही 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिस्टर बी के अकाउंट में जाएगा, मिस्टर ए को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मिस्टर बी अब भी पीछे नहीं हटते। उन्हें लगता है कि ये कंपनी और इस कंपनी का प्रोडक्ट आने वाले 40 से 50 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए भी इसी तरह का प्रॉफिट जनरेट करके देगी। फिर मिस्टर बी मिस्टर ए को एक सेकंड प्रपोजल देते हैं कि आप ये कंपनी मुझे 10 करोड़ रुपए में दे दीजिए। लेकिन मिस्टर ए जो कि इस कंपनी के ओनर हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि मेरी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड है, और उन्हें पता है कि इसी तरीके का डिमांड आने वाले 10 से 15 सालों तक देखने को मिल सकता है। सो ये कंपनी भी मुझे 10 से 15 सालों तक इसी तरह के प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो वो इस डील को भी मना कर देते हैं। लेकिन मिस्टर बी भी हार नहीं मानते। तो अब मिस्टर बी मिस्टर ए को एक फाइनल ऑफर देते हैं कि आप ये कंपनी मुझे 15 करोड़ में सेल कर दें। अब मिस्टर बी जरा सोच में पड़ जाते हैं। उन्होंने ये एज्यूम किया है कि ये कंपनी मुझे आने वाले 10 से 15 सालों तक ऐसे ही प्रॉफिट जनरेट करके देगी। यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये आने वाले 15 सालों तक जनरेट करती है तो उन्हें 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन मिस्टर बी उन्हें आज ही 15 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं। सो अगर मिस्टर ए इस डील को मान जाते हैं तो उन्हें 15 करोड़ कमाने के लिए आने वाले 15 सालों तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। उन्हें 15 करोड़ का अमाउंट वन टाइम ही मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कंपनी को चलाने का हेडेक भी उनके ऊपर नहीं रहेगा। तो देर न करते हुए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिस्टर बी इस कंपनी को 15 करोड़ में खरीद लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर मिस्टर बी ने मिस्टर ए की कंपनी को कितने के पीई पे खरीदा? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मिस्टर बी ने मिस्टर ए की कंपनी को 15 के पी पे खरीदा। यानी कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए की कंपनी के करंट प्रॉफिट से 15 गुना ज्यादा दाम पे खरीदा। किसी भी कंपनी का पीई रेशियो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यानी कि कंपनी के हर एक शेयर का प्राइस कितना है और हर एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कैलकुलेशन करने से पहले हम जरा अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस का फॉर्मूला होता है कंपनीज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसके इस साल का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए है। वहीं मार्केट में इस कंपनी के टोटल 1 करोड़ शेयर्स है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब हम 5 करोड़ को 1 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमारा अर्निंग पर शेयर 5 रुपए का आता है। अब हम जरा पी रेशियो का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था पी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मान लेते हैं इस कंपनी के हर एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है। वहीं ईपीएस कैलकुलेट करने के बाद 5 रुपए का आया। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब हम 100 रुपए को 5 रुपए से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 20। सो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 का निकल के आता है। इट मींस हम इस कंपनी के शेयर को आज के करंट प्रॉफिट से 20 गुना ज्यादा दाम पे खरीद रहे हैं। सो हम किसी भी कंपनी को 20 गुना या 30 गुना ज्यादा दाम पे कब खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं? जब हमें लगता है कि ये कंपनी इन फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियलिटी है, तब जाके ही हम किसी कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं, यानी कि ज्यादा दाम पे खरीदते हैं। तो फिर आपका अगला सवाल होगा कितना के पी रेशियो पे किसी भी शेयर को खरीदना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, किसी भी कंपनी का पी जितना कम होता है उतना ही इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होता है। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस करती है, उस कंपनी का पी 20 है। वहीं एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये कंपनी भी टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस करती है, लेकिन इस कंपनी का पी 30 का है। दोनों ही कंपनी के सेम नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में है। यहाँ तक कि दोनों ही कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर आपको सेम प्रॉफिट जनरेट करके देती है।
लेकिन एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपए है, वहीं XYZ कंपनी का शेयर प्राइस 300 रुपए है। सो इस केस में आपके लिए एबीसी कंपनी का शेयर खरीदना प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए मात्र 20 का पी यानी कि 20 गुना ज्यादा दाम देना पड़ रहा है, जबकि XYZ कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 30 गुना ज्यादा दाम पे करना पड़ रहा है, जबकि दोनों ही कंपनियां आपको सेम प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। तो आपके लिए एबीसी बेस्ट रहेगा। किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर करते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जिस कंपनी के साथ इस कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं वो कंपनी भी सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए, यानी कि सेम बिजनेस से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मेरे केस में यहाँ पर दोनों ही कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस कर रही है। अगर आप किन्हीं ऐसे दो कंपनी का कंपेयर करते हैं जिसमें एक कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस कर रही है जबकि एक कंपनी एफएमसीजी का बिजनेस कर रही है, तो इस केस में दोनों ही अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो यहाँ पर कंपैरिजन करना वैलिड नहीं होगा। तो आपका अगला सवाल होगा कि मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो काफी ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करती है, जबकि उन कंपनीज के शेयर प्राइस काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्या हमें उन कंपनीज के शेयर को इग्नोर करना चाहिए जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कोई भी कंपनी हाई पी पे तभी ट्रेड करती है जब वो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग होती है, जब किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो, मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के डिमांड हो, कंपनी फ्यूचर में और भी प्रॉफिट कमाने का दम रखती हो, तभी वो कंपनी हाई पी पे ट्रेड करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कंपनी हाई पी पे ट्रेड कर रही है वो बुरी कंपनी है या आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानना है, उस कंपनी की प्रॉफिट कैसे हो रही है, कंपनी के फ्यूचर में प्लान्स कैसे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे डिमांड है, इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ईपीएस और पी रेशियो को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।